नमस्कार। सवाल तो बनता में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में बगावती सुर तेज हो गए। एक के बाद एक नेता अपने पाले बदल रहे। पहले समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के मंत्रियों और विधायकों को अपने पाले मिलाकर जोरदार झटका दिया था। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी भी पलटवार करते हुए यादव परिवार में सेधमारी करके अपर्णा यादव को अपने साथ कर गई। इसके बाद कई विधायकों में अपने अपने पाले बदले और अपने लिए सुरक्षित ठिकानों की तलाश की। लेकिन यूपी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को एक बड़ा डेंट दिया है। प्रियंका और राहुल गांधी के बेहद करीबी माने जाने वाले कांग्रेस के नेता आरपीएन सिंह बीजेपी में शामिल हो गए। राहुल गांधी के करीबी एक एक नेता अब धीरे धीरे बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। बात चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया की करे, जितिन प्रसाद की हो, या फिर रायबरेली से विधायक कांग्रेस की अदिति सिंह हो, और अब आरपीएन सिंह। यूपीए सरकार में वो मंत्री भी रहे और गांधी परिवार से उनका रिश्ता जग जाहिर था। आरपीएन सिंह गांधी परिवार के बेहद ही करीबी माने जाते हैं। आरपीएन सिंह पडरौना सीट से 1996, 2002 और साल 2007 में विधानसभा चुनाव जीते। इतना ही नहीं, उसके बाद 2009 में लोकसभा चुनाव हुआ तो वहां से भी जीतकर वो सांसद बने। आरपीएन सिंह का बीजेपी में शामिल होने के पीछे कई समीकरण इसके पीछे बताए जा रहे हैं। पडरौना सीट से स्वामी प्रसाद मौर्य वर्तमान विधायक है और हाल ही में मौर्य ने पाला बदल दिया, बीजेपी से बगावत की और समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। बीजेपी को पडरौना सीट से एक मजबूत चेहरे की तलाश थी। अब यह माना जा रहा कि बीजेपी पडरौना से आरपीएन सिंह को ही मैदान में उतारेगी। अब जंग आरपीएन सिंह बनाम स्वामी प्रसाद मौर्य के बीच हो या ना हो, लेकिन सवाल यह है कि आखिर कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, गांधी परिवार के करीबी नेता पार्टी क्यों छोड़ रहे हैं। सवाल यह भी है कि चुनाव के वक्त ही राजनेताओं का मन आखिर क्यों बदल जाता है। तो बीजेपी में शामिल होने पर आरपीएन सिंह ने क्या कहा, क्या तर्क दिया, जरा सुनिए। देखिए, आज पार्टी में कोई लोग टिकट मांगने पे नहीं छोड़ रहे हैं। आज वो लोग पार्टी छोड़ रहे हैं जो 30 साल तक उन्होंने सेवा की, 25 साल तक सेवा की है। तो और इन्होंने सेवा की, निस्वार्थ सेवा की है। उत्तर प्रदेश में तो हमारी सरकार ही 30 सालों से ज्यादा पे नहीं रही है। तो वहां लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी कांग्रेस पार्टी के लिए। और वो सोच नहीं, वो नेताओं की बात मैं नहीं कर रहा, नीचे का, निचले स्तर का, गांव का आदमी कांग्रेस छोड़ रहा है। और नेताओं की बात छोड़ दीजिए, जो जिले के नेता हैं वो सब छोड़ रहे हैं। तो उसका क्या मतलब है? इसमें आरपीएन सिंह को मत देखिए आप, कांग्रेस के तमाम नेताओं ने कई पार्टियों में आज एक भगदड़ सी उत्तर प्रदेश में हो गई है। सरकार तो गिरी नहीं है, सरकार तो बनाने में मेरा वहां योगदान रहा है, ये पूरा झारखंड जानता है। अब क्या लोग कह रहे हैं पर मैं कभी भी विषय कोई टिप्पणी व्यक्तिगत नहीं करता हूं उस पे। मैंने हमेशा राजनीति, साफ सुथरी राजनीति की है, खुले दिल का व्यक्ति हूं, साफ तौर से अपनी राजनीति की है और खुले दिल से राजनीति की है। और गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर इस वक्त देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद देश को संबोधित कर रहे, सुनते हैं। स्वाधीनता संग्राम के प्रमुख ध्वजवाहक थे। लंबे अंतराल के बाद भारत की राष्ट्रीय चेतना का पुनर्जागरण हो रहा था। इस प्रकार वे असाधारण महिलाएं और पुरुष एक नई जागृति के अग्रदूत की भूमिका निभा रहे थे। उन्होंने संविधान के प्रारूप के प्रत्येक अनुच्छेद, वाक्य और शब्द पर सामान्य जनमानस के हित में विस्तृत चर्चा की। वह विचार मंथन लगभग 3 वर्ष तक चला। अंततः डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने प्रारूप समिति के अध्यक्ष की हैसियत से संविधान को आधिकारिक स्वरूप प्रदान किया और वह हमारा आधारभूत ग्रंथ बन गया। यद्यपि हमारे संविधान का कलेवर विस्तृत है, क्योंकि उसमें राज्य के कामकाज की व्यवस्था का भी विवरण है, लेकिन संविधान की संक्षिप्त प्रस्तावना में लोकतंत्र, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मार्गदर्शक सिद्धांत सारगर्भित रूप से उल्लिखित हैं। इन आदर्शों से उस ठोस आधारशिला का निर्माण हुआ है जिस पर हमारा भव्य गणतंत्र मजबूती से खड़ा है। इन्हीं जीवन मूल्यों में हमारी सामूहिक विरासत भी परिलक्षित होती है। इन जीवन मूल्यों को मूल अधिकारों तथा नागरिकों के मूल कर्तव्यों के रूप में हमारे संविधान द्वारा बुनियादी महत्व प्रदान किया गया है।
अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। संविधान में उल्लिखित मूल कर्तव्यों का नागरिकों द्वारा पालन करने से मूल अधिकारों के लिए समुचित वातावरण बनता है। आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करने के मूल कर्तव्य को निभाते हुए हमारे करोड़ों देशवासियों ने स्वच्छता अभियान से लेकर कोविड टीकाकरण अभियान को जन आंदोलन का रूप दिया है। ऐसे अभियानों की सफलता का बहुत बड़ा श्रेय हमारे कर्तव्यपरायण नागरिकों को जाता है। मुझे विश्वास है कि हमारे देशवासी इसी कर्तव्य निष्ठा के साथ राष्ट्र हित के अभियानों को अपनी सक्रिय भागीदारी से मजबूत बनाते रहेंगे। प्यारे देशवासियों, भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। उस दिन को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। उसके 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 से हमारा संविधान पूर्णतः प्रभावी हुआ। ऐसा सन 1930 के उस दिन को यादगार बनाने के लिए किया गया था, जिस दिन भारतवासियों ने पूरी आज़ादी हासिल करने का संकल्प लिया था। सन 1930 से 1947 तक हर साल 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाता था। अतः यह तय किया गया कि उसी दिन से संविधान को पूर्णतः प्रभावी बनाया जाए। सन 1930 में महात्मा गांधी ने देशवासियों को पूर्ण स्वराज दिवस मनाने का तरीका समझाया था। उन्होंने कहा था, चूँकि हम अपने ध्येय को अहिंसात्मक और सच्चे उपायों से ही प्राप्त करना चाहते हैं और यह काम हम केवल आत्मशुद्धि के द्वारा ही कर सकते हैं, इसलिए तो गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर इस वक्त देश को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। बहरहाल हम सवाल तो बनता में अपने विषय पर आते हैं कि आखिर क्या वजह है कि इतने बड़े बड़े नेता और गांधी परिवार के बेहद करीबी नेता वो अब कांग्रेस को छोड़कर दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, खासतौर से बीजेपी में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। रुद्र प्रताप सिंह राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है रुद्र प्रताप जी आपका। फखरुल हसन चांद है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, बहुत स्वागत है फखरुल भाई आपका। नवलकांत सिंह है, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ, बहुत स्वागत है नवलकांत जी आपका। अभिषेक राज है, प्रवक्ता कांग्रेस के, बहुत स्वागत है अभिषेक आपका। और शरद त्रिवेदी है, प्रवक्ता बीजेपी के, बहुत स्वागत है शरद आपका। सबसे पहले अभिषेक राज, क्या वजह है कि इतने करीबी नेता उस परिवार के, और वो भी तब जब प्रियंका इस वक्त इतनी मेहनत कर रही हैं कांग्रेस को मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश में, और फिर आरपीएन सिंह बीजेपी में चले जाते हैं? देखिए, ऐसा है जैसे कि आपने कहा कि प्रियंका जी मेहनत कर रही हैं, तो इस बात में कोई दोहराए नहीं है। पिछले 3.5 वर्षों से उत्तर प्रदेश में आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी बढ़ चढ़ कर लड़ाई लड़ रही है जनहित के मुद्दों की, और भारतीय जनता पार्टी से लोहा लेने का काम कर रही है। और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे वक्त में जब हमारे नेता को अपने तमाम कार्यकर्ताओं की जरूरत है, तो इस तरीके के जो कायर लोग हैं, जिनको पार्टी ने बहुत कुछ दिया, बहुत सम्मान दिया, 3 बार विधायक बने, 2 बार सांसद बने, केंद्र में गृह राज्य मंत्री बने, सत्ता की मलाई खाने के लिए वो दल बदल लेते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, मगर इससे कांग्रेस पार्टी के आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में कोई सवाल नहीं उठता है, ना हमारे हौसले इससे डगमगाएंगे। कांग्रेस पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। आरपीएन सिंह के सहारे हम उत्तर प्रदेश में बैठे नहीं हुए थे कि आरपीएन सिंह कोई जादुई करिश्मा करके दिखाएंगे। पूर्वांचल में कांग्रेस पार्टी मजबूती से लड़ेगी। कुशीनगर में और अगल बगल के जो जिले हैं, आरपीएन सिंह के भारतीय जनता पार्टी में जाने से कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ने जा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सत्ता से बाहर होगी। अभिषेक राज, भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर होगी, कांग्रेस उसे कर पाएगी, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन कांग्रेस कैसे कर पाएगी इस पर हम चर्चा जरूर करेंगे। आप मजबूती से लड़ेंगे कैसे जब आपके मजबूत लोग ही नहीं, आपके स्टार प्रचारक ही दूसरी पार्टी में चले जाए? देखिए, ऐसा है जैसे कि मैंने आपसे कहा, हम मुद्दों को लेकर सड़क पर उतर रहे हैं। चुनाव कैंपेन हमारा जनहित के मुद्दों को लेकर हो रहा है। महिला विधान घोषणा पत्र, युवा विधान घोषणा पत्र जो हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने जारी किया है, हम उन मुद्दों को जो मैनिफेस्टो में दिए हैं, हम उन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। क्योंकि देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता पिछले 5 वर्षों तक त्रास्त रही।
परेशान रही, तो हम जनता की जो लड़ाई लड़ रहे थे, अब समय नहीं, आ जनता गया की है। लड़ाई तो समाजवादी पार्टी बसपा भी लड़ रहे हैं, वो कौन सा, फिर मैं वही उदाहरण देता हूं कि वो कोई देखिए किसी और प्लेनेट की लड़ाई थोड़े ना देखिए लड़ रहे हैं, वो भी यहीं के प्रदेश देखिए के मुद्दों की ही लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए आप कह रहे हैं कि देखिए आरपीएन सिंह कायर हैं, इस वजह से चले गए। अब तक तो आपके आरपीएन साथी सिंह थे, उस परिवार के आरपीएन बेहद सिंह करीबी थे। नहीं शरद आरपीएन त्रिवेदी, अभिषेक राज का कहना है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर बीजेपी में आरपीएन चले भी गए तो कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मजबूत लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन आपने एक काम बढ़िया किया कि अपनी पडरौना की जो सीट है उसके लिए एक ऐसा चेहरा ढूंढ लिया, जो कि एक चेहरा आपने खोया था समाजवादी पार्टी में, वो गए तो आपने कांग्रेस से ही तोड़ लिया। ऑडियो नहीं आ रही बेटा। देखिए, मुझसे सवाल है शरद जी। जी। ऐसा है कि कांग्रेस की तो मतलब हालत पे क्या कोई जवाब देते हमें भी नहीं बन रहा है। मैं दुबे जी की बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि कांग्रेस में लोग मलाई खाने आते हैं क्योंकि वहाँ मलाई मिलती है, भाजपा में मलाई नहीं मिलती है, इसीलिए छोड़ के जाते हैं। जो भाजपा ज्वाइन करते हैं वो इसलिए आते हैं क्योंकि उनको काम करना है। और कांग्रेस में जो लोग थे या जाते थे या मजबूरी रहना पड़ा, वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि वहां मलाई खाने को मिलती है। दूसरी चीज ये है कि कांग्रेस को ना तो जीत का कोई चिंता है, ना हारने का इनको कोई डर है, तो इन्हें इनकी तो पूरी मौज है, कोई तकलीफ नहीं किसी तरह की। और भाजपा ने जो काम किया, हम लोग काम के बूते पे हम चुनाव में आते हैं और पार्टी के नाम पे आते हैं, कार्यकर्ताओं के काम पे आते हैं, और जीत हमारी निश्चित है। कांग्रेस में तो हमें नहीं लग रहा है कि वो लड़ाई में भी हैं, लेकिन अगर उनका जज्बा ऐसा है तो हम इसकी कद्र करते हैं। नहीं, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि लड़ाई इतनी मजबूत लड़ रहे हैं वो कि सरकार उन्हीं की बनेगी, बीजेपी को हटाएंगे तो कांग्रेस के लोग ही हटाएंगे। अब जो सुश्री शाक्य थी जो भाजपा ज्वाइन जिन्होंने करी है, वो तो इनकी पोस्टर गर्ल थी, जिन्होंने जिनके नाम पे ये लोग पोस्टर और बैनर और होर्डिंग लगा रहे थे कि लड़की हूं लड़ सकती हूं। तो इनके अब कितने लोग बचेंगे लड़ाई में, दिक्कत इनके पास ये है। क्योंकि हमें नहीं लग रहा है कि जब ये लड़ाई शुरू होगी या जब बिसात बिछी है उस पे जब चालें चली जाएंगी तो इनमें तो कोई बचेगा भी चुनाव लड़ने के लिए। हमने तो पहले दिन से कहा था कि कांग्रेस मुक्त भारत जो है वो देश के हित में है। आपकी और कल्पना है, कभी सच नहीं साबित होने वाला है। गांधी ने बहुत पहले शुरू कर दिया था। जो ये अभी कांग्रेस है, ये वाड्रा कांग्रेस है, ये अरे भाई, यशपाल आर्या, संजीव आर्या, पहले खत्म कर दिया रावत, था आपकी सब तो पार्टी छोड़कर आ गए, आप बदनामी करके। इनके सारे लोग इनको छोड़ के चले गए। किस बात को चल रहे हैं आप बैठकर? इनके पंजाब में साथ आपके पास काडर नहीं है चुनाव लड़ने का, बड़ी बड़ी बातें वो मत छोड़ बैठ के के गए, करिए। शरद पवार छोड़ के गए, ममता बनर्जी छोड़ के, आपके वो पास तो जो नेता छोड़ ही के नहीं है, इसीलिए गए आपको उनका उन्होंने इतिहास बना लिया। करके बार-बार लेकिन लाना कांग्रेस पड़ता की तो आज ये हालत है कि वो खुद इतिहास के पन्नों में जा रही है। शरद जी, अभिषेक राज का कहना है कि पंजाब में आपके पास काडर नहीं है। पंजाब का उन्होंने उदाहरण दिया है, तो वहां पर भी देखिए कैप्टन अमरिंदर, जो कि उनके सीएम चेहरे, इतना बड़ा चेहरा, वो भी बीजेपी के साथ। पंजाब में जो इनके कप्तान थे वो पहले ही छोड़ गए हैं। सिद्धू और चन्नी साहब का आपस में द्वंद्व युद्ध चल रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो दोनों लोग अलग अलग पार्टी ये से आपकी कल्पना है, ये कल्पना पे चुनाव नहीं लड़े जाते मैं हैं। दुबे जी के पूरी सहानुभूति रखता हूँ, ये जहां जाएंगे इनका यही हश्र होने जा रहा है। ठीक है। फखरुल हसन चांद, जो दो चीजें हैं, एक तो कांग्रेस की टूट पर हम चर्चा कर रहे हैं, और दूसरा कि उस परिवार में भी सेंधमारी बीजेपी ने की। अपर्णा यादव भी अब बीजेपी की नेता हैं, और अब आरपीएन का जाना, इसको बीजेपी के हिसाब से और समाजवादी पार्टी के गणित के हिसाब से कैसे देखें? क्योंकि आपने स्वामी प्रसाद मौर्य को अगर अपने पास शामिल कराया, पार्टी में उनको ले आए, तो बीजेपी ने भी एक बड़ा कैंडिडेट वहां पर उनके सामने खड़ा कर दिया। देखिए, ये परसेप्शन की लड़ाई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, इनके जो 16 विधायक व मंत्री थे वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ थी, और जब तक भगदड़ मचती रही, जब तक आदरणीय अखिलेश यादव जी ने ये नहीं कह दिया कि अब हम किसी भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक और मंत्री को अब हम अपनी पार्टी में नहीं लेंगे, तब जाके भारतीय जनता पार्टी को सुकून की सांस आई। मैं समझता हूँ योगी जी और दिल्ली में बैठे हुए लोग तब चैन से सोए जब आदरणीय अखिलेश यादव जी ने ये कह दिया कि अब हम भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को समाजवादी पार्टी में नहीं लेंगे। देखिए, जहां तक बात है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी के सामने लड़ाई की, तो जिस सीट पे स्वामी प्रसाद मौर्य जी लड़ते हैं उस सीट पे ब्राह्मण है, मुस्लिम है और दलित है भारी संख्या में। तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या आज ब्राह्मण उत्तर प्रदेश की सरकार से खुश है?
उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ब्राह्मणों को मनाने के लिए 10 सदस्यीय कमेटी बनाती है। आज क्या दलित भारतीय जनता पार्टी से खुश है? उस बहन हाथरस में जिस बहन को रात के अंधेरे में उसके परिवार की अनुमति के बगैर जला दिया जाता है, क्या आज उत्तर प्रदेश में मुस्लिम अपने आप को योगी सरकार से खुश मानता है? हम समझते हैं इन तीनों सवालों का जवाब नहीं है। तो हम इसलिए मैं चुनौती आर.के. सिंह को इसलिए समाजवादी पार्टी की नहीं मानता क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य जी बहुत बड़े लीडर हैं और उनके आने से जो पिछड़ों की लड़ाई समाजवादी पार्टी 5 साल से लड़ रही थी उसको कहीं ना कहीं मजबूती मिली है। भारतीय जनता पार्टी परेशान है, वो उनको घेरना चाहती थी, लेकिन ये जो दगे हुए कारतूस है इनसे भारतीय जनता पार्टी का भला होने वाला नहीं है। तो फखरुल हसन साहब, तो चुनौती कौन है, आप हैं या कांग्रेस है? क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं अभिषेक राज की जो लड़ाई लड़ रहे हैं मुद्दों की, वो कांग्रेस पार्टी के लोग ही लड़ रहे हैं। देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका होती है, विपक्ष मुद्दों पर लड़ाई लड़ता है। समाजवादी पार्टी मुद्दों की लड़ाई लड़ रही है तो विपक्ष के दूसरे दल, जो दूसरे राजनीतिक दल हैं, वो भी अगर हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं। उनको और मजबूती से उत्तर प्रदेश में इस लड़ाई को लड़ना चाहिए। तो अभी क्या कमजोर लड़ाई लड़ रहे हैं? नहीं, हम तो कहते हैं ना कि चाहे वो कांग्रेस हो या बहुजन समाज पार्टी हो, इन दलों को और मजबूती से उत्तर प्रदेश की लड़ाई में लड़ना चाहिए। जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी को हम देखते हैं कि इस चुनाव में वो कहीं नजर नहीं आ रही है, किसी प्लेटफॉर्म पर नजर नहीं आ रही है। शरद त्रिवेदी साहब जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं रुद्र प्रताप जी और नवलकांत जी के पास जाऊं। देखिए, जिनका काम खाली डराने का है, ये समाजवादी पार्टी, बसपा और बाकी जितनी पार्टियां, उन्होंने मुसलमानों को सिर्फ डराने का काम किया है। 69 विधायक इनके पार्टी में थे जो चुन के आए थे, उन्होंने मुसलमानों के लिए कौन सा कल्याण का काम किया है? ये कब्रिस्तान बना रहे थे, हम घर बना रहे थे। ये डर की बात कर रहे थे, हम घर की बात कर रहे थे। हमारे शासन काल में किसी भी चीज को धर्म या जाति के आधार पर नहीं दिया गया। इन्होंने हज हाउस बनाया, हमने तो नहीं कहा आप हज हाउस बनाए, बिल्कुल बनना चाहिए और ज्यादा बनने चाहिए। हम इसकी आपके चैनल पे खुल के कह रहे हैं कि ज्यादा हज हाउस बनने चाहिए, लेकिन तीर्थ हाउस क्यों नहीं बना? लेकिन अब हज टर्मिनल बन रहा है तो हज आपने जेरूसलम हाउस क्यों नहीं बनाया? ईसाइयों के जाने के लिए आपने नहीं बनाया, हिंदुओं के जाने के लिए नहीं बनाया, सिखों के लिए आप बनाते हैं कि साहब हम सबके लिए कर रहे हैं। ये जो तोड़ के आप गोलियां चला के राजनीति कर रहे हैं। देखिए, हम मुसलमानों के सगे क्यों हैं? क्योंकि हम हिंदुओं पे गोली चलाते हैं। किसी मुसलमान ने नहीं कहा ओसामा बिन लादेन जी, ये हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने कहा ओसामा बिन लादेन जी, जो सबसे शीर्ष नेता समाजवादी पार्टी के हैं, उन्होंने ये कहा कि बलात्कार जैसी छोटी मोटी घटनाएं हो जाती, जहां एक राज्य का नेता, ये जो सर्वोच्च नेता है, मुख्यमंत्री, ये बात कह रहा है कि नहीं जी आप बलात्कार करिए, ये गलतियां, इनको हम मामूली गलतियां मानते हैं। दूसरे इनके नेता जाके एटा में बयान देते हैं कि डकैतियां जो हैं वो आप हमारे लिए छोड़ दीजिए, छोटी मोटी चोरियां जो हैं वो अफसर करते रहें। तो ये मैं आपको गिना दूं तो इनके तो मतलब इतिहास के पन्ने में पूरा शाम चली जाएगी। फखरुल हसन कुछ कह रहे हैं? फखरुल हसन, बहन जी पे हमला किया, फिर इन्होंने रीटा बहुगुणा जब कांग्रेस में थी तो रीटा बहुगुणा जी पे हमला किया। गायत्री प्रजापति के केस में 3 महीने तक एफआईआर लॉन्च नहीं हुआ जब तक इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उसमें हस्तक्षेप नहीं किया। ठीक है फखरुल भाई जवाब देंगे आप? आपने भारतीय जनता आधे पार्टी घंटे के अंदर एसडीएम को ट्रांसफर कर दिया। देखिए, आप बोल दिया, भारतीय जनता पार्टी के मित्र ने बहुत लंबी चौड़ी बात की। उन्हीं ने कहा कि हमने हज हाउस बनाया, हम कहते हैं हमने शमशान और कब्रिस्तान की बाउंड्री भी कराने का काम किया, हमने 4 धाम की श्रवण यात्रा भी शुरू करने का काम किया था, जिसको कि भारतीय जनता पार्टी ने बंद करने का काम किया। आप अपराध की बात कर रहे थे। 195 टिकट भारतीय जनता पार्टी ने घोषित किए, जिसमें कप्तान, उप कप्तान और 85 आपराधिक पृष्ठभूमि से आते, जिन पे गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। इसलिए आप अपराध की बात मत करो। आप जब ये कहते हो कि गायत्री प्रजापति पे मुकदमा नहीं दर्ज हुआ, तब हमें समझ में आता है कि ये सेंगर कौन है, ये टहनी कौन है, ये चिन्मयानंद कौन है, ये हाथरस की घटना कौन है, जिसमें देश की सबसे बड़ी अदालत को हस्तक्षेप करना पड़ा, तब इन बलात्कारियों को जेल जाना पड़ा। नहीं तो बलात्कारियों को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई थी। फखरुल भाई, अगर आप सेंगर की बात करते हैं तो आपके यहाँ गायत्री थे, अगर आप कहते हैं कि कब्रिस्तान की बात, तो उसमें भी उनके पास जवाब है। और ये समय ऐसा है कि इसमें तर्क तो दिए जाते हैं, लेकिन हाँ, उस तर्क को अब जनता कितना मानेगी हमें देखना होगा। रुद्र प्रताप जी, एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आप कैसे देख रहे हैं? और जैसा अभिषेक राज जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, उनका कहना है कि बीजेपी कल्पना कर रही है और
आरपीएन सिंह के चले जाने से कांग्रेस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किस तरीके से आप देखते हैं कि कोई अच्छी रणनीति है या राजनीतिक तौर पर कांग्रेस की, कोई फर्क नहीं पड़ेगा? रुद्र प्रताप जी, अपने ऑडियो आप अनम्यूट कर लीजिए। जी, आवाज आ रही है? बोलिए बोलिए। जी, आरपीएन सिंह जी की घटनाक्रम के दो मुख्य पॉइंट हैं जो मुझे समझ में आते हैं। पहली बात तो जिस तरह स्वामी प्रसाद मौर्य जी लगातार बीजेपी पे हमलावर थे, मीडिया की बड़ी बड़ी हाइलाइट्स वो बन रहे थे और उनको स्टार प्रचारक में शामिल कर लिया गया था। आरपीएन सिंह के आने के बाद उनको पडरौना की सीट पे बांधने की कवायद है बीजेपी की। अब वो उसी क्षेत्र में ज्यादा अपना समय बिताएंगे क्योंकि उनका मुकाबला कड़ा है। तो बीजेपी एक तो उनको मीडिया के हाईलाइट से दूर करना चाहती है, जिसमें वो सफल हो रही है। दूसरी बात, ओबीसी फेस बनाम ओबीसी फेस, जिस वो कुर्मी सैंतवार जात से आते हैं, बीजेपी उसको भी हाईलाइट करना चाहेगी और ये बताना चाहेगी कि अगर एक ओबीसी गया है तो एक बड़ा ओबीसी नेता आया भी है। तीसरा कंसर्न, जो बड़ा कंसर्न कांग्रेस के लिए है, इस पूरे चुनाव में जितने भी लोग दल बदल कर रहे हैं वो विचारधारा आधारित नहीं है। वो चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य जी हो, उनके पास कई दलों से शामिल होते आए, अपर्णा यादव जी की कोई राजनीतिक विचारधारा तो थी नहीं, लेकिन जो कांग्रेस से लोग जा रहे हैं वो पीढ़ियों के नेता हैं, चाहे वो जितेंद्र प्रसाद साहब रहे हो, चाहे वो ललतेश त्रिपाठी जी रहे हो, अनु टंडन जी लगातार कांग्रेस में रही, और आरपीएन सिंह साहब। हम सिर्फ यूपी की बात करेंगे, यूपी से बाहर निकलेंगे तब तो बहुत ऐसे लोग हैं। बिल्कुल, तो कांग्रेस के लिए तो ये जरूर कंसर्न करने की बात है कि उसके जो पीढ़ियों वाले नेता हैं वो इतने वक्त जा रहे हैं, और बड़ी बात है वो अपना दर्द जाहिर भी नहीं कर रहे हैं, वो कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो ये कांग्रेस के लिए इतने वक्त जरूर चिंता की घड़ी होनी चाहिए कि ऐसे नेता जिनको उन्होंने पाल पोस के बड़ा किया, उन्होंने भी पार्टी को बहुत कुछ दिया, आज वो उस मुहाने पर अगर छोड़ के जा रहे हैं तो कांग्रेस के लिए जरूर चिंता की बात होनी चाहिए। जी नवल कांत सिंह साहब, सवाल इस बात का है कि अगर कोई नेता यहां से वहां जाता है तो हम मान सकते हैं कि हां, चुनावी दौर में चीजें होती हैं, लेकिन इस कद के नेता, और जैसा रुद्र प्रताप सिंह ने कहा भी कि ये सोचने वाली बात है कांग्रेस के लिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता का कहना है कि इसमें कोई सोचने की बात नहीं है, जो हमारे साथ नहीं है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, और वो रणनीति भी बीजेपी की कारगर रही जिसका जिक्र यहां पर सिंह साहब ने किया। जी हाँ, निश्चित रूप से देखिए, आप जिस तरह से जिक्र कर रहे हैं कि चुनाव के समय में ये कोई पहला चुनाव नहीं है कि चुनाव के समय में लोग एक दूसरे के दल को बदल कर रहे हैं, ये होता आया। लेकिन अगर कांग्रेस बात कर रही है तो कांग्रेस अगर पंजाब को भूल जाए, उत्तराखंड को भूल जाए और गोवा को भूल जाए, उत्तर प्रदेश की बात करे तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की हालत बहुत पहले से बहुत पतली चल रही थी और आज भी कोई स्थिति नहीं बदली है। कांग्रेस को यह सोचना चाहिए कि उनकी कई पीढ़ियों के नेता, जैसे कि हमसे पहले जो वक्ता बोल रहे थे ललतेश त्रिपाठी, अब वो तीसरी पीढ़ी है, लोकपति त्रिपाठी, उसके ऊपर कमलापति त्रिपाठी या जितिन प्रसाद हैं या आरपीएन सिंह हैं, तो तमाम नेता है, ये रीता बहुगुणा जोशी हैं, तमाम नेता जो है वो छोड़ के अगर जा रहे हैं आपको, तो ये सोचने की जरूरत है। और फिर ये बयान दे देना कि कोई कायर है या ये कह देना कि छोटे नेता है, अगर छोटे नेता आरपीएन सिंह थे तो उनको स्टार प्रचारक की लिस्ट में क्यों रखा था? तो कांग्रेस के पास बहुत सारे सवाल हैं और कांग्रेस के मुझको लगता है कि कई संकट है। संकट ये कि कोई भी अगर सेना में भी भर्ती होता है तो सैनिक को रोटी चाहिए होती है, तो अगर राजनीति में कोई आया है तो एक नेता का कद और एक पॉलिटिकल पार्टी का कैडर, दोनों को मिलकर के एक वोट बैंक तैयार होता है और उसी से कोई विधायक बनता, कोई सांसद बनता है या उसकी पावर बनती है। लेकिन यहाँ पे कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा संकट यह है कि कागज पे तो बहुत अच्छा बना लिया गया है कि महिलाओं के वोट आ जाएंगे या यूथ के वोट आ जाएंगे या ये समस्या है, इन पे काम होगा, लेकिन आपके पास बूथ के कार्यकर्ता नहीं है, प्लस आपकी लीडरशिप क्लियर कट नहीं है। जिस दिन प्रियंका गांधी ने ये बोला था, हालांकि अगले दिन कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री के उद्देश्य से नहीं बोला था कि आपको मेरे सिवा कुछ दिख रहा है, तो मुझको आश्चर्य हुआ कि बगल में आराधना मिश्रा बैठी है, उनके पिता प्रमोद तिवारी एक बड़े नेता हैं, आरपीएन सिंह है, तमाम नेता उत्तर प्रदेश में है। अगर केवल प्रियंका का चेहरा दिखाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं डिमोरलाइज हो रहे थे और हमको लग रहा था कि एक लैक ऑफ लीडरशिप जो है कांग्रेस
वो दिख रही थी। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश की लड़ाई जो है वो बीजेपी और समाजवादी पार्टी में बड़े बड़े तौर पे सिमटती नजर आ रही है। तीसरे नंबर पे बीएसपी है, उसके नीचे भी आप माने तो आरएलडी को मान लीजिए, लेकिन कांग्रेस बहुत हाशिए पे, बहुत नीचे है। तो मुझको लगता है कि पॉलिटिक्स में कोई भी आता है तो कुछ हासिल करने के लिए आता है। और अभिषेक राज जवाब देंगे। जो बात रुद्र प्रताप जी ने कही, जो बात यहां पर कह रहे हैं नवलकांत जी, और आप कह रहे थे कि शरद त्रिवेदी जो बोल रहे हैं वो सिर्फ कल्पना है। कांग्रेस की जीत भी तो कल्पना ही हो सकती है अभी फिलहाल, क्योंकि जैसा कह रहे हैं नवलकांत सिंह साहब, आपके पास चेहरा हो सकता है, ठीक है, आपके पास काडर मजबूत करने का तरीका है, आप कर रहे हैं, लेकिन वो दिख तो नहीं रहा। और आरपीएन सिंह कोई छोटे नेता नहीं है। जितिन प्रसाद, आरपीएन सिंह, ये आपके कद्दावर नेताओं में शुमार थे। देखिए, ऐसा है कि बड़ा और छोटा जो होता है वो बनता पार्टी के द्वारा। पार्टी बनाती है किसी भी व्यक्ति को, साधारण व्यक्ति को बड़ा नेता भी बन जाता है, छोटा नेता बन जाता है, पार्टी की वजह से होता है जो भी होता है। आरपीएन सिंह को कांग्रेस ने, उनके पिताजी भी कांग्रेस पार्टी, सीपीएन सिंह साहब जुड़े रहे, मंत्री रहे, कांग्रेस पार्टी ने उनको तमाम जो पद दे सकते थे वो दिए उनको। केंद्र में उनको मंत्री बनाया, 3-3 बार वो विधायक बने, लोकसभा का टिकट दिया, सांसद बने। झारखंड के अभी मौजूदा झारखंड के प्रभारी थे, इंचार्ज थे, जहां पे हमारी गठबंधन की सरकार चल रही है। कांग्रेस पार्टी जो कर सकती थी अपने नेता के लिए, कांग्रेस पार्टी ने किया। मगर जैसे कि हमने बताया कि विचारधारा की लड़ाई है, इस वक्त विचारधारा की लड़ाई चल रही है। ये वक्त ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी प्रलोभन, लालच सब कुछ दे रही है। सत्ता का पूर्णतः जो मशीनरी उसका दुरुपयोग करा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, और तमाम इस तरीके के नेता जो हैं वो छोड़ के पार्टी जा रहे हैं। तो देखिए, कांग्रेस पार्टी की मंशा सही थी। कांग्रेस पार्टी ने तो उनको अच्छी नियत से स्टार कैंपेनर भी बनाया, तमाम चीजें उनको दी। उनकी नियत खराब थी। स्टार कैंपेनर यही तो नवलकांत जी ने कहा ना, जब आप कह रहे हैं कि उनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके स्टार कैंपेनर ही अगर चले जाएंगे तो फिर उसका नतीजा क्या होगा? नहीं, देखिए, मैं वही कह रहा हूं कि उनकी नियत में खोट थी, इसलिए वो पार्टी छोड़कर गए हैं। उनको लग रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी में उनको बहुत अच्छा सम्मान मिलने वाला है, मलाई मिलने वाली है, तो आने वाले वक्त में आप देख लीजिएगा कि क्या हशर हुआ है ऐसे नेताओं का जो पहले भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, जो लोग केंद्रीय नेतृत्व के साथ बैठकर पॉलिसी मेकिंग में फैसला लिया करते थे, आज वो दूसरी तीसरी कतार के नेता हो गए भारतीय जनता पार्टी में। यह असली स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो सम्मान की बात कर रहे हैं, ओबीसी बैकवर्ड की बात कर रहे हैं, पूरे 5 वर्षों तक इन्होंने अभिषेक जी, सवाल इस बात का है ना, जब आप ये तर्क देते हैं कि वो जो पॉलिसी मेकर्स थे आपकी पार्टी में, वो वहां जाकर दूसरे तीसरे नंबर के नेता हो गए, कोई क्यों आखिर दूसरे और तीसरे नंबर का बनना चाहेगा? क्यों, आखिर कौन सी वजह थी? वो यहां पर स्टार कैंपेनर भी थे, कुछ तो उनको लगा होगा कि हाँ ये चीज है जो कि मुझे बीजेपी में शामिल होना चाहिए। मुझे आप एक बात बताइए ना, झारखंड के वो प्रभारी थे, वहां पे हमारी गठबंधन की सरकार चल रही है, आज हम सत्ता में नहीं है, केंद्र में है, उत्तर प्रदेश में। कांग्रेस पार्टी जो उनके लिए कर सकती थी वो तो किया ना कांग्रेस पार्टी ने। ऐसा तो है नहीं कि कांग्रेस पार्टी में कहीं वो हाशिए पे पड़े हुए थे। कांग्रेस पार्टी ने उनको 4 वर्ष पहले प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए बोला था, मगर उन्होंने कहा कि मैं अपने व्यक्तिगत कारणों से मैं दिल्ली रहता हूं, मैं प्रदेश अध्यक्ष नहीं बन सकता, मैं जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर सकता, आरपीएन सिंह ने। तो कांग्रेस पार्टी ने उनको अवसर दिया, मौका दिया। आज वो इतने बड़े, अगर रुद्र प्रताप जी, इस तर्क को आप समझ सकते हैं, और लगता है राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर कि हाँ, इस रणनीति पर अगर कोई पार्टी, मैं कांग्रेस की बात नहीं करता, अगर कोई पार्टी कहे कि नहीं हमने तो बहुत कुछ दिया, आप चले गए तो चले जाइए, हमें कोई फर्क भी नहीं पड़ता, ये रणनीतिक तौर पर ठीक है? मुझे तो अभिषेक जी का बयान भी बहुत बड़ा लग रहा है कि उन्होंने इतनी साफगोई से स्वीकार किया कि आरपीएन साहब को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की पेशकश की गई थी, जहां अभी तक ये खुले तौर पे नहीं आ पाया था। आज उन्होंने कहा तो ये बड़ी खबर है, क्योंकि जहां तक मुझे अंदाजा था कि अनु टंडन जी ने और तमाम लोगों ने इस बारे में शिकायत दर्ज कराई थी कि उत्तर प्रदेश के कांग्रेस का अध्यक्ष किसी और को होना चाहिए था, और इसी बात पे एक बड़ा विवाद था। चलिए, अच्छी बात है ये पूरी क्रम जिस तरीके से हो रहा है, लेकिन अगर आरपीएन साहब पे ही सिर्फ हम फोकस करें तो देखिए, ये वो उन कुछ चेहरों में रहे हैं जो सांसद बनने के बाद वो नहीं जीत पाए, लेकिन जीतना या ना जीतना अलग पहलू होता है। देखिए, राजनीति से जीत और हार से चलती तो राहुल गांधी भी छोटे नेता हो जाते। बात ये होता है कि उस व्यक्ति के खड़े होने से उस सीट पे क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, उसके अगल बगल सीटों पे क्या समीकरण चेंज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो पडरौना में आरपीएन सिंह का आना इतने वक्त बड़ा फैक्टर है, 2 या 3 वजहों से। एक तो उनकी जात की वजह से, दूसरी बात वो दिल्ली की राजनीति करते हैं, दिल्ली की राजनीति करने वालों के पास मीडिया में अच्छे कॉन्टेक्ट्स होते हैं, तो वो मीडिया हाइप भी लेके आते हैं।
तीसरी बात कि कांग्रेस की जो एक कमजोर होने की सबसे बड़ी कमी है, नवल भाई हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस सोशल मीडिया पे भी बेहद कमजोर है। कांग्रेस इतने वक्त की अकेली ऐसी पार्टी है जिसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष फेसबुक और ट्विटर पे नहीं है। अब आप सोचिए कि अगर जब आप वर्चुअल दुनिया पे आप प्रचार में उतर आए हैं, जब आप 1.5 लाख व्हाट्सएप ग्रुप्स के साथ होने की बात करते हैं, तो उतने वक्त अगर सोनिया गांधी जी भी खुद दूर है इससे, तो आप समझ सकते हैं कि रणनीति में थोड़ा बहुत नहीं, बहुत भारी तरीके पे तब्दीली करने की आवश्यकता है। जी अतुल जी। शरद जी, सवाल इस बात का है जिसका जिक्र कर रहे थे रुद्र प्रताप जी, कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको उस सीट पर फर्क पड़ रहा था, तो आपने एक बड़ा किरदार वहां पर खड़ा कर दिया। ये आपका मास्टर स्ट्रोक है? आपको लगता है कि हाँ, इससे एक बड़ा मैसेज जाएगा? देखिए, हमारे साथ जो भी जुड़ रहा है वो अच्छा मैसेज लेके आता है, वो जो भी आता है वो राष्ट्रवाद को लेके आता है, वो भाजपा की नीतियों के लेके आता है। कोई हमारे यहाँ मलाईदार पद के लिए नहीं आता है। प्रलोभन के वजह से हमारे यहाँ कोई मलाईदार पद होता अभिषेक राज कि प्रलोभन देकर बुलाते हैं। देखिए, ऐसा है कि मलाईदार पद के लिए नहीं आता है तो ज्योतिराज सिंधिया को मंत्री बनने की जरूरत क्या पड़ गई? ज्योतिराज सिंधिया कुछ ना बनाते, अभी बताते ज्योतिराज सिंधिया आपको 2 महीने के बाद बड़ी बड़ी बातें यहाँ बैठ के मत किया मलाईदार करिए। आपके G23 लालच प्रलोभन तमाम चीजें देकर उनको अपनी तरफ बुला ले रहे हैं। कोई आप सुन तो लीजिए, प्रभावित नहीं होकर आ रहा है। आपकी दिक्कत यही है कि कांग्रेस किसी की बात नहीं सुनती। अगर आपने जनता की बात सुनी है और ऐसे लोगों को जनता माफ नहीं करेगी, चाहे वो आपकी समस्या है कि आप सबको नहीं चाहते, नहीं माफ करेगी। क्योंकि संघर्ष के उस दौर में जब उनको मजबूती से खड़ा होना चाहिए था आदरणीय प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के साथ, ये गद्दारी करके धोखा दे के गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो लोग बोलते रहे परस्पर इतने वर्षों से, आज वो भारतीय जनता पार्टी के कसीदे पड़ गए हैं। तो जनता भी ये बात जानती है कि वो किस मंशा से गए, केवल व्यक्तिगत लाभ गए। अभिषेक राज सुनते कांग्रेस में कोई रहना नहीं चाहता है, ये आज की हकीकत है। और मेरे कई मित्र हैं कांग्रेस में, मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो कहते हैं हमारा तो ओल्ड बॉयज एसोसिएशन है, हम लोग जैसे पुराने जो आईएएस अफसर या आईपीएस अफसर रिटायर्ड जब कहते हैं तो कोई मेंबर नहीं है डीएम था, उनकी कहानी वहीं से शुरू होती है। मैं 3 साल पहले डीएम था, तो इनकी कहानी जो है वहीं से शुरू होती है कि नहीं जी पहले ये होता था। अभी 32 साल से तो इनको एक तरफा टिकट कटा दिया गया केरला का, तो इनके पास तो उत्तर प्रदेश में हो सकता है कि खाता भी ना खुले। अगर खाता नहीं खुल रहा है, ये आपके साथ पंजाब में होगा जहां पर खाता नहीं खुलेगा, कोई विपक्ष तो है में आप नहीं जीतेंगे। और इन्होंने विपक्ष में भूमिका बातें करने से नहीं होता। 2009 अभिषेक भाई आप बार बार पंजाब चले जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है कांग्रेस के साथ, हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। पंजाब का अगर आप उदाहरण दे रहे हैं, तो पंजाब में आपके एक बड़े चेहरे, एक बहुत वरिष्ठ नेता, वो भी आपका साथ छोड़कर चले गए। कांग्रेस और कर देती है 20-25 साल के, आपने नतीजा देख लिया। तो कांग्रेस का नतीजा तो वही होना है। आप तो नतीजा देखिएगा 4 राज्यों में जहां चुनाव होने जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी। मैं आपको इस बात का दावा पेश करता हूं। और आप अरे अभिषेक भाई, दावा इस बात का पेश करिए कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार कैसे बनेगी। चलिए, पंजाब में उनकी नहीं बनेगी, गोवा में उनकी नहीं बनेगी, आपकी उत्तर प्रदेश में कैसे बनेगी? आपको यूपी में जिता देंगी। आपके खुद की हिम्मत नहीं है कि अपर्णा बिष्ट और मंत्री ने ये कहा था, पूर्वोत्तर से राज्य से है, उन्होंने कहा था कि मैं तो खुद मुख्यमंत्री हूँ, जब मैं राहुल जी से नहीं मिल सका तो मैं और किसी को क्या कहूँ। उन्होंने आपके खुद के मुख्यमंत्री पूर्वोत्तर से उन्होंने कहा। ठीक है शरद जी 1 मिनट। अभिषेक भाई कल्पना बहुत आप कह रहे हैं, आपकी जीत भी अब कल्पना ही फिलहाल दिखाई दे रही है। ये तर्क आप अगर दे रहे हैं कि पंजाब, तो पंजाब में कैप्टन अमरिंदर आपके साथ क्यों नहीं है? वो इतने वरिष्ठ नेता। अभिषेक राज सिर्फ बोलने से नहीं होता है सर ना, तर्क में दम भी होना चाहिए। पंजाब का बार बार उदाहरण दे रहे हैं, चलिए बीजेपी वहां कमजोर है मान लिया, आप कितने मजबूत स्थिति में है आज? और वहां पर जिस किरदार का आप जिक्र कर रहे हैं, कैप्टन अमरिंदर कोई छोटी मोटी शख्सियत नहीं है, वो अपने आप में बहुत दमखम वाले नेता हैं, बहुत वरिष्ठ नेता हैं। जब आप उनको नहीं संभाल पाए, तो फिर आरपीएन सिंह पर तो आप कहेंगे ही कि उनको मौका मिला तो वहां चले गए। बहरहाल नहीं, फकरुल भाई सवाल इस बात का है, पहले बात सुनिए आप। अरे भाई, आप ही इतने देर से बोल रहे हैं, बात क्या सुनिए, तर्कों के साथ कुछ बात रखिए ना। बात कर रहे हैं 80 विधायकों में से 78 विधायकों। मेरा सवाल है कि अगर कैप्टन अमरिंदर भी आपके साथ नहीं,
यहाँ जितिन प्रसाद, आरपीएन सिंह भी आपके साथ नहीं, तो कुछ तो दिक्कत होगी, कुछ तो आपकी कमजोरी होगी संगठन में, आप संभाल नहीं पा रहे हैं। वो सपा में जाएं, बसपा में जाएं, बीजेपी में जाएं, ऐसे नहीं होता है सर। फखरुल हसन, अभिषेक राज, अब मैं आऊंगा तब बोलिएगा सर प्लीज। अभिषेक राज, ऐसे धारा प्रवाह मत बोलिए, ऐसे धारा प्रवाह मत बोलिए भाई। और भी लोग हैं। नहीं, आप कल्पना करते रहिए, फिर तो आप भी कल्पना करते रहिए। नहीं है, आप कल्पना आप भी करते रहिए भाई। फिर फखरुल भाई, अब मैं इसको बीजेपी बनाम सपा पर नहीं ला रहा, मैं सपा बनाम कांग्रेस पर ला रहा, क्योंकि समाजवादी पार्टी जो कि मुख्य विपक्षी पार्टी है, ठीक है, लोकतंत्र में सभी अपना अपना तरीका आजमाते हैं, सभी लड़ाई लड़ते हैं, सभी मुद्दे उठाते हैं, लेकिन क्या अभिषेक राज की बात से आपको लगता है कि वो काल्पनिक बातें नहीं कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि कांग्रेस ही मजबूत सरकार बनाएगी उत्तर प्रदेश में। वो समाजवादी पार्टी को भी नहीं गिनते, आपकी लड़ाई, आपके मुद्दे को भी नहीं गिनते। मैंने ये बात नहीं बोली, मेरे को मिसकोट करने का काम मत करिए। पहले नहीं, आप कल्पना करते रहिए, मिसकोट नहीं कर रहा हूं। आप अगर कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार बनाएगी, तो ये भी तो कल्पना है, दिखता है ना। आपके नेता आपसे संभल नहीं रहे और आप कह रहे हैं कि कल्पना है बीजेपी की। सुनिए फखरुल हसन को सुनिए। चांद साहब, देखिए भारतीय जनता पार्टी आज जिन नेता को भी लेके अपने पाले में आई है, बहुत जोर शोर से उसका प्रचार प्रसार कर रही है। अभी कुछ महीनों पहले की बात है, जब लखीमपुर खीरी से एक ब्राह्मण नेता कांग्रेस से ही वो भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किया था, तो कहा गया था कि ब्राह्मणों का बहुत बड़ा चेहरा उत्तर प्रदेश में आ गया है, ब्राह्मण नाराज से अब सब ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी के पीछे चले जाएंगे। ये उसी तरीके की बात है कि आज जो आरपीएन सिंह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, तो भारतीय जनता पार्टी बहुत जोर शोर से प्रचार कर रही है कि पिछड़ों का नेता आ गया, स्वामी प्रसाद मौर्य जी को बहुत बड़ी टक्कर देंगे, उनको वही बांध के रखेंगे। हम समझते हैं भारतीय जनता पार्टी शोर भले जितना मचा ले, लेकिन ना उत्तर प्रदेश की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी आज के समय पे कहीं नहीं टिकी। ये जरूर है कि आज वो सत्ता में है, इसलिए लड़ाई हमारी भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन जब रिजल्ट 10 तारीख को आएगा तो पता चल जाएगा भारतीय जनता पार्टी को कि उत्तर प्रदेश की लड़ाई में वो कहीं नहीं थे। मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी 50-60 सीटें भी उत्तर प्रदेश की इस विधानसभा चुनाव में ले ले तो ये बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि आज ना किसान इनसे खुश है, ना छात्र खुश है, ना नौजवान खुश है, ना महंगाई से। पडरौना सीट अब सपा के लिए एकदम सुरक्षित है, आपको लगता है? जिन्ना साहब तो खुश हैं। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के मित्र हमें कुछ कह रहे थे, बोल लीजिए फिर हम। नहीं, वो जिन्ना का जिक्र कर रहे थे, जिसका जिक्र अखिलेश ने सबसे पहले किया था। इस बार उन्होंने बाजी मारी थी। वो पडरौना सीट मौर्य साहब के लिए अब सही है, आपको लगता है? मुझे ये तो नहीं मालूम कि जिन्ना खुश है नहीं है, अपनी कब्र में खुश है नहीं है, लेकिन हमें ये जरूर याद है कि अडवाणी जी किस तरीके से रो रहे थे जिन्ना जी की कब्र पे जाके। वो उनको पता करना पड़ेगा कि अडवाणी जी दुखी हैं या खुश हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है, जब बहुत से सवालों को जवाब नहीं देती, जब ये दूसरे मुद्दों पर चले जाते हैं, हम समझते हैं ये उत्तर प्रदेश का चुनाव है। आज उत्तर प्रदेश के चुनाव में हमें मुद्दों की बात करनी है कि हमें किसान की बात करनी है, बेरोजगार नौजवान की बात करनी, महंगाई की बात करनी है, तो ये उन मुद्दों से हट जाते हैं। ये जब हम इनसे पूछते हैं कि शिक्षक भर्ती में जो रिजर्वेशन था वो आपने क्यों नहीं दिया, तो ये जिन्ना की भी बात कर लेंगे, ये पाकिस्तान की भी बात कर लेंगे, लेकिन ये चीन की बात भी नहीं करेंगे। और ये जब राष्ट्रवाद की बात करते हैं, चाहते हैं कि चुनाव राष्ट्रवाद की तरफ हो, तो हम इनसे पूछते हैं कि अमर जवान ज्योति जो थी, जिसको आपने शिफ्ट करने का काम किया, बुझाने का काम किया, आपने जन भावना के विरुद्ध काम किया, तो इस पे खामोश हो जाते हैं। इस पे इनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आता है। हम समझते हैं उत्तर प्रदेश का चुनाव मुद्दों का चुनाव होगा, जिसमें गरीब की बात होगी, पिछड़ों की बात होगी, महंगाई की बात होगी। और फखरुल भाई, मुद्दे तो अभिषेक राज इतना उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं कांग्रेस से सरकार बनाएगी, उस पर आप चुनौती नहीं मान रहे हैं, उस पर आप एक टिप्पणी नहीं कर रहे। और रही बात पडरौना सीट की, तो जैसा रुद्र प्रताप जी ने कहा, मौर्य साहब के लिए बहुत आसान होगा क्या? आपने एक बड़ा डेंट दिया था, आपने भी खूब भुनाया, तो अब बीजेपी क्यों ना भुनाए? नहीं, बीजेपी भुनाती है तो भूल भी जाती है। हमारा सवाल तो ये है, आज आरपीएन सिंह आए हैं तो बहुत हो हल्ला मचा रहा है कि बहुत दूल्हा एक को तैयार कर लिया है, पूरी बारात भारतीय जनता पार्टी की उसके पीछे जा रही है, जिस तरीके से जितिन प्रसाद के पीछे पूरी बारात जा रही थी। लेकिन ये बारात खाना खा के और चाय कॉफी पी के गायब क्यों हो जाती है, दूसरे दिन नजर क्यों नहीं आती है? हमारा सब बड़ा सवाल ये है। ये जितने जो आरपीएन सिंह साहब आए हैं भारतीय जनता पार्टी में, आप देखिएगा कल के बाद इनको कोई पूछेगा भी नहीं। ये पिछड़ों की लड़ाई, पिछड़ों की बातें, ये सब भी पीछे छूट जाएगी। जिस तरीके से जितिन प्रसाद जी आए थे, उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों की लड़ाई,
शरद जी जल्दी से एक जवाब, फिर मैं रुद्र प्रताप जी के पास जाऊं। शरद जी के लिए करना चाहते हैं, आप मुसलमानों के लिए करना चाहते हैं, तो आप एक बयान दे दीजिए इस चैनल पे कि जो अगला मुख्यमंत्री है वो समाजवादी पार्टी के राज परिवार के अलावा कहीं से होगा। आप ये कह दीजिए, आप कह दीजिए कि मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाएंगे, आप कह दीजिए कि ओबीसी वो जो राज परिवार का ना हो उसको हम बनाएंगे। आप ओबीसी दलित की बात करें, दलित हमारे राष्ट्रपति दलित हैं, हमारे जो उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं वो ओबीसी हैं, हमारे 75 जो जिला अध्यक्ष हैं उनमें से 50 जिला अध्यक्ष ओबीसी हैं, हमारे उप मुख्यमंत्री ओबीसी हैं। आओ, कौन से ओबीसी की आप बात कर रहे हैं? और ये जो लोग आपके साथ पास आए हैं वो बसपा से आए हैं, वो बसपा से हमारे पास आए थे मलाई खाने के लिए, मलाई नहीं मिली। और उनको भी ये पता है कि भाजपा में महिलाएं सुरक्षित हैं, इसीलिए मौर्य जी की बेटी संघमित्रा मौर्य जो है अभी भी सांसद, वो कह रही ओबीसी पूरी तरह सुरक्षित है, ओबीसी को पूरा सम्मान मिल रहा है। कांग्रेस की जो सुश्री शाक्या वो हमारे साथ आ गई है, तो सबको पता है कि महिलाएं सुरक्षित है। ठीक है फखरुल भाई जल्दी से जो भी बोलना है थोड़ा जल्दी, उसके बाद में रुद्र प्रताप जी के पास जाओ। पूरे सम्मान से हमने उनको बैठाया है। आयोग ने कहा, ये मैं नहीं कह रहा, समाजवादी पार्टी नहीं कह रही, पिछड़ा वर्ग आयोग ने कहा कि उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती में पिछड़ों का आरक्षण नहीं दिया गया। आप पिछड़ों की कौन से मुंह से बात करते हो? और आपने भी कहा कि मौर्य जी की बेटी ने पता क्या लिखा कि संस्कार तो अच्छा शब्द है लेकिन संस्कार है किसमें? ये आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए लिखा था। इसलिए ये प्रवचन मत दीजिए, हम यहाँ जो बैठे हुए हैं हम आपके हर सवाल का जवाब देंगे जिस तरीके ठीक है, नहीं असली जवाब फखरुल भाई जनता देती है, वो जनता ही देगी कि आपने मुद्दा उठाया, कांग्रेस ने उठाया, कोई नेता आया या गया, उससे क्या फर्क पड़ा वो जनता ही तय करेगी। रुद्र प्रताप जी, जो यहां पर तर्क दिया जा रहा अभिषेक राज का, और वो बार बार पंजाब का जिक्र करते हैं, उत्तर प्रदेश की स्थिति को अपना नहीं समझ रहे। वो कह रहे हैं कि अगर शरद त्रिवेदी कुछ बोल रहे हैं तो वो कल्पना है। उनका मानना है कि सपा लड़ाई नहीं लड़ रही, असल लड़ाई कांग्रेस लड़ रही है। नहीं, अभिषेक जी का कहना सही है, क्योंकि अपनी वो पार्टी के प्रवक्ता हैं तो जिस दमखम से वो बात को रख सकते हैं और रखते हैं, और उन बातों में उनके तर्क भी है। नहीं, लेकिन हम लोग चूंकि राजनीतिक विश्लेषक हैं और चूंकि सेफोलॉजिस्ट के तौर पे काम करते रहे हैं, तो ये समझते हैं कि नब्ज कहां पे है, किस तरीके से मुद्दे चेंज हो रहे हैं। जैसे कांग्रेस का जो घोषणा पत्र था बहुत अच्छा घोषणा पत्र है, उसमें जो युवा विधान लेके आए उसमें उन्होंने कुछ पॉइंट्स रखे, जिसमें परीक्षार्थी बच्चों के आने जाने का जो बस का शुल्क और ट्रेन का शुल्क माफ होना था वो अच्छी चीज थी। लेकिन फिर वहीं पे प्रश्न आ जाता है कि कांग्रेस कितना अपने वादे पे कायम रहती है। कांग्रेस ने ही नारा दिया था कि 27 साल यूपी बेहाल, और 10 दिन बाद वो फिर अखिलेश यादव को साथ आ गई और अखिलेश यादव को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए कांग्रेस ने समर्थन दे दिया, शीला दीक्षित को पीछे हट गए। तो जब आप राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आप देखते हैं तो आप पाते हैं कि जब कोरोना के काल पे लाशें गंगा में बह रही थी और सदन में चर्चा होनी चाहिए कोविड की अवस्थाओं पे, तब कांग्रेस पेगासस के मुद्दे पे वॉकआउट कर रही थी। तो ये जो मुद्दे उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए मुद्दे थे, जो सीधे जुड़े मुद्दे थे उत्तर प्रदेश के नौजवानों की समस्याओं पे, उसमें कांग्रेस ने उस ठीक ढंग से नहीं लड़ा जिस मौके पे उसको दिल्ली पे लड़ना चाहिए था। यहां पे एक सीधी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी की समाजवादी पार्टी के साथ ही खुला हुआ है। अब इसमें सबको अपने अपने तरीके तय करने होंगे। प्रियंका गांधी जी ने इंटरव्यू में कहा अभी है कि वो चुनाव के पोल अलायंस के बाद भाजपा को छोड़ के किसी के साथ भी गठबंधन के लिए तैयार है। तो बड़ी बात भी नहीं है कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ भी जा सकती है। अभी की हालत में कांग्रेस चुनाव लड़ते हुए, खासकर बेहद ताकतवर तरीके से चुनाव लड़ते हुए अतुल जी नहीं दिख रही है। अभिषेक राज, देखिए ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी के अभी जो प्रवक्ता महोदय हैं, उन्होंने जैसे यहाँ पे धर्म जात की बात करी, ओबीसी और दलितों की बात करी, इनकी हिम्मत हो दलित मुख्यमंत्री घोषित करने की बात करते। और राष्ट्रपति जी के बारे में आज इन्होंने इस बात को स्वीकार लिया कि राष्ट्रपति जी को इसलिए राष्ट्रपति बनाया गया क्योंकि वो दलित है। बात तो हम शुरू से कहते हुए आ रहे हैं, एक संवैधानिक पोजीशन पर बैठा हुआ व्यक्ति, उसको इसीलिए इन्होंने महज बनाया दिखावे के लिए। बात तो आज प्रूव हो गई। और जहां तक देखिए भारतीय जनता पार्टी का सवाल रहा, कांग्रेस पार्टी यूपी में चाहे शाहजहांपुर का मुद्दा रहा हो, चाहे उन्नाव का मुद्दा रहा हो, चाहे हाथरस का मुद्दा रहा हो, आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने जमीन पे लड़ाई लड़ी और सदन में भी हमने लड़ाई लड़ी और आवाज उठाई है। 3 बार उनको नजरबंद किया गया हफ्ते भर के लिए, 5 दिन के लिए, जहां उनको गेस्ट हाउस में बंद किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। तो ये क्या नहीं दिखाई देता है? क्या प्रदेश की जनता ने ये चीज नहीं देखी कि उनकी लड़ाई असल में लड़ कौन रहा था और कौन सड़कों पर उतर के आया था? इतने अत्याचारों के बावजूद
और जहां तक बैकवर्डों की बात कर रहे हैं, 59,000 शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ, केशव प्रसाद मौर्य के और योगी आदित्यनाथ जी के घर के बाहर जब युवा वहां जा रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे थे, लाठियां मार मार के इन लोगों ने वहां से भगाने का काम उन लोगों को किया। दलित बहन बेटियों को रेप हुआ, अत्याचार हुआ, चाहे बलरामपुर की घटना हो, चाहे हाथरस की घटना हो, ऐसी सैकड़ों घटनाएं उत्तर प्रदेश में हुई। कई बार मुकदमे नहीं दर्ज हुए और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता उसमें लिप्त पाए गए। ब्राह्मणों अभिषेक भाई मुद्दे आप उठा रहे हैं और आप ही के बड़े नेता, जिनको आप बड़ा नेता नहीं मानते हैं, वो कहते हैं कानून व्यवस्था अच्छी है और उस पार्टी में चले जाते हैं जिसके खिलाफ आप लड़ाई लड़ रहे हैं। नवलकांत जी, अब यहाँ पर देखिए तर्क ये है, और हर पार्टी का प्रवक्ता, उनका काम होता है कि भाई वो डिफेंड करेंगे, अभिषेक भी वहीं कर रहे हैं, लेकिन किस लिहाज से इस बात को हम स्वीकार करें कि नहीं, अगर इस तरीके की लड़ाई कांग्रेस वहां पर लड़ रही है तो वो फाइट में सीधे है। अगर जितिन प्रसाद, उसके बाद अब आरपीएन सिंह, पंजाब का हाल हमने देखा जिसका बार बार उदाहरण अभिषेक दे रहे हैं, वहां पर कैप्टन जैसे बड़े कद के नेता जो कि खुद मुख्यमंत्री, वो अगर अलग हो जाते हैं तो यहां पर मुझे लगता है कि सिर्फ प्रदेश में नहीं, कांग्रेस पार्टी को ओवरऑल सोचने की जरूरत है। राष्ट्रीय स्तर की इतनी पुरानी पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी। देखिए, निश्चित रूप से अगर बीजेपी से कोई मुकाबला करता है राष्ट्रीय लेवल पर तो वो कांग्रेस पार्टी है। और आज भी कई राज्यों में, जो अन्य राज्यों में चुनाव है, वहां कांग्रेस लड़ रही है। ठीक है, वहां गुटबाजी बहुत हावी है। मुझको लगता है केंद्रीय नेतृत्व कमजोर है, और वो केंद्रीय नेतृत्व उत्तर प्रदेश चूंकि बड़ा राज्य है, वही गवर्न करता है, तो यहाँ की स्थिति कमोबेश यही है। क्योंकि अभिषेक जी प्रवक्ता है और अपनी बातों को बहुत अच्छे ढंग से रख सकते हैं, लेकिन उनकी बातों में भी कंफ्यूजन नजर आता है। तर्क जो है वो पुष्ट नहीं हो पाता है। क्योंकि अब देखिए, कागज पे देखिए तो सबसे अच्छा एजेंडा लेके पब्लिक के सामने कांग्रेस आई, लेकिन इसमें क्या हुआ, अगर महिला के नाम पे आपने ढेर सारी सीटें दे दी तो वो जीतने लायक है कि नहीं। चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि जो कैंडिडेट घोषित कर रहे हैं वो जीत पाएगा कि नहीं। यहां तक तो बहुत सारे दल है, खासतौर से बीजेपी समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाती है कि वो अपराधी और तमाम मामले जिन पर दर्ज हैं उनको भी टिकट दे रही है। तो जाहिर सी बात है कि ये लड़ाई विधायकों के जीतने की भी है, क्योंकि विधायक ही तय करते हैं कि किसकी सरकार बनेगी। तो ऐसे में कांग्रेस बहुत कमजोर लड़ाई लड़ रही थी। और आरपीएन सिंह के जाने के बाद एक बहुत बड़ा मैसेज भी गया है कि जो कांग्रेस पिछले चुनाव में 6 सीटें पाई थी वो और कमजोर हो गई है। ये मैसेज साफ साफ नजर आ रहा है। और दूसरी बात ये कि अगर इस पूरे प्रकरण को देखें तो जब समाजवादी से पार्टी में जब गए थे स्वामी प्रसाद मौर्य, तो एक बड़ा लीडर गया था पिछड़ों का समाजवादी पार्टी में। और चूंकि समाजवादी पार्टी सीधे सीधे फाइट में है तो बीजेपी में बहुत बड़ी खलबली मची थी। आपने देखा होगा, बिल्कुल नेता उसके खिलाफ नहीं बोल रहा था। और लगातार खुद उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि बहुत अच्छे नेता हैं और मैं अपील करता हूं वापस आ जाए। तो ये एक बहुत खलबली थी, और उस खलबली से कम पूरी तरह से निजात तो नहीं, लेकिन हाँ, एक बड़ा नेता जिसको कांग्रेस ने स्टार प्रचारक घोषित किया हुआ था, जो एक बार स्वामी प्रसाद मौर्य को वहां चुनाव भी हरा चुका है, वो चुनाव में बीजेपी के संग उतरने जा रहा है। तो ये एक बड़ा मामला है। कांग्रेस को, मुझको लगता है जो कांग्रेस के लोग हैं उनको सोचना चाहिए, वो मुंह से तो नहीं कहेंगे लेकिन उनको अंदर खाने सोचना चाहिए कि जो और नेता है उनको कैसे रोका जाए और कैसे पार्टी को फिर से खड़ा किया जाए। बिल्कुल। अब इसका काट क्या होगा, कांग्रेस इसका किस तरीके से जो डेंट लगा है भरपाई कर पाएगी? क्योंकि ये कहने से कि उनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना आसान भी नहीं होता है। और बीजेपी ने, जो समाजवादी पार्टी ने कुछ दिनों पहले बीजेपी को डेंट दिया था, उस डेंट को अभी फिलहाल भरपाई के तौर पर पूरा कर लिया है। इसका नतीजा क्या होगा वो हम जनता पर जरूर छोड़ते हैं। बहुत शुक्रिया अभिषेक भाई आपका, शरद जी आपका, फखरुल भाई आपका, रुद्र प्रताप जी आपका और नवलकांत जी आपका। तो मौजूदा दौर में जो बगावत है वो बगावत विचारधारा की है, उसके साथ साथ कुछ अपना भविष्य देखने की है, महत्वाकांक्षा है। लेकिन यहां पर राजनीतिक तौर पर कांग्रेस किस महत्वाकांक्षा के साथ लड़ाई लड़ रही है, यह सोचने की जरूरत जरूर है। नमस्कार।